आज हम बात करेंगे किंग ऑफ बैटल की, यानी आर्टिलरी गन्स की, या आसान शब्दों में आप कह सकते हैं तोपों की। वैसे तो तोपों के बारे में जो इतिहास बताता है वो करीबन 399 बीसी के अंदर इसकी पहला इंडक्शन या फिर इसको पहले बार इसको इन्वेंट किया गया था। लेकिन लंबे समय के बाद इसका जो मूलभूत या फिर इतिहास के पन्नों में जो इसका क्लियर रिलेवेंस आता है वो आता है 1870-71 में पर्शियन युद्ध के दौरान, जब फ्रेंच सोल्जर्स ने इसका इस्तेमाल बड़े पैमाने पर किया था। लेकिन जब भारत की बात आती है तब इसके इस्तेमाल की बात आती है पानीपत के युद्ध में, जब मुगल ने इसको इब्राहिम लोदी के खिलाफ इस्तेमाल किया था। उससे पहले भी इसके कई बार चर्चे हुए, लेकिन मुगल दौर या पानीपत की लड़ाई के दौरान इसको मूलभूत या फिर इसको लंबे स्केल पर 1800 शताब्दी में इसका इस्तेमाल को देखा जाता है। अब बात होती है कि आखिरकार आज के समय में इसका रिलेवेंस कैसा है। इस समय भारतीय सेना के पास आर्टिलरी गन्स का पूरा रेजिमेंट मौजूद है और इसका इतिहास भी बहुत लंबा है। ब्रिटिशर्स के बाद आर्टिलरी गन्स का इंडक्शन इंडियन आर्मी में भी किया गया और कई युद्ध के अंदर इसका इस्तेमाल भी किया गया। खास तौर पर जब हम आर्टिलरी गन्स की बात करते हैं तब इसके इस्तेमाल को लेकर भी सवाल खड़े होते हैं। आर्टिलरी गन का इस्तेमाल तब किया जाता है जब आपकी जो इन्फेंट्री यानी जो सोल्जर हैं वो आगे चल रहे हो, टैंक, इन्फेंट्री और पीछे से आर्टिलरी उसको सपोर्ट करती है, यानी फायर करके आगे का रास्ते को क्लियर करती है, ताकि जो ग्रुप्स में लगातार जो आपकी जो दुश्मन सेनाएं बैठी हैं वो अपने इलाकों को छोड़कर पीछे भागे और इतनी बम्बार्डमेंट कर दी जाए ताकि आपकी सेना आसानी से दुश्मन के इलाके में घुस जाए। भारत ने लंबे समय तक इसका इस्तेमाल किया है, चाहे वो आप 65 की जंग हो, 71 की जंग हो या फिर कारगिल वॉर हो। कारगिल युद्ध के अंदर दौरान बताया जाता है कि बोफोर्स से 5 लाख से ज्यादा गोले दागे गए थे और चोटियों पे बैठे दुश्मन को इतना मजबूर कर दिया था कि वो ना सिर्फ चोटियां छोड़ दे बल्कि हमने कई पहाड़ियों को बराबर या समतल कर दिया था। इतने आर्टिलरी गन्स का इस्तेमाल किया गया था। लेकिन 1999 के बाद काफी लंबे समय तक भारत के अंदर आर्टिलरी गन्स का इस्तेमाल नहीं किया गया। लेकिन फिर भारत ने यूएसए से ली M777 हॉविट्जर गन या फिर आप K9 जो आप इसको वज्रा भी कहते हैं, हमने लिया कोरिया से। और इसके बाद लगातार भारत अपनी आर्टिलरी की क्षमताओं को बढ़ाता जा रहा है। कहा जाता है कि जो फ्यूचर वॉरफेयर होगा वो आर्टिलरी गन्स उसमें शामिल होगी। हालांकि कई सवाल खड़े होते हैं कि आखिरकार आर्टिलरी गन्स के अलावा मिसाइल या दूसरी चीजें उसके ऑल्टरनेटिव के तौर पर देखी जाती है, लेकिन इन्फेंट्री के अंदर आर्टिलरी गन्स का इस्तेमाल या उनका रिलेवेंस आज भी उतना ही बरकरार है। एक तरफ हमने हाल ही में अजरबैजान और आर्मेनिया के दौरान युद्ध के दौरान देखा कि किस तरीके से उनका टैंक्स का आर्टिलरी गन्स का इस्तेमाल किया गया। यहाँ तक कि भारत और चीन के स्टैंड ऑफ के दौरान भी भारत और चीन दोनों ने ही अपनी आर्टिलरी गन्स को वहाँ पर डिप्लॉय किया गया था LAC के आसपास। लेकिन सिनारियो यानी वक्त के बदलते समय के साथ अब लाइट आर्टिलरी गन्स के इस्तेमाल को भी देखा जा रहा है। भारत ने हाल ही में अमेरिका से लाइट हॉविट्जर गन ली है। इनको इसलिए इस्तेमाल किया जा सकता है कि अगर आपके पास चिनूक अपाचे जैसे, खास तौर पे आपके पास चिनूक जैसे बड़े हेलीकॉप्टर्स हैं, ट्रांसपोर्टर हेलीकॉप्टर्स, तो आपको इनको ट्रांसपोर्ट करके या फिर इनको एयरलिफ्ट करके आप फॉरवर्ड लोकेशंस में भी ले जा सकते हैं और इनके इस्तेमाल से दुनिया वाकिफ है। भारत के लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि भारत के लिए फ्यूचर वॉरफेयर एक हिली या फिर आप माउंटेन वॉरफेयर के तौर पर उसको देखा जा रहा है। इसलिए आर्टिलरी गन्स का इस्तेमाल या फिर उनका रिलेवेंस भारत के लिए लंबे समय तक बना रहेगा। लेकिन युद्ध के मैदान में न सिर्फ भारत के लिए बल्कि दुनिया के अंदर भी आर्टिलरी गन्स के एडवांसमेंट और उनको किस तरीके से टेक्नोलॉजी वाइज एडवांस किया जा सकता है, इस पर भी बड़ी तेजी से काम चल रहा है। वैसे तो भारतीय सेना में कई ऐसे विंग है या पैरामिलिट्री हैं जो बहुत पुरानी है, लेकिन एक जो सबसे पुरानी है, जिसका इतिहास सबसे पुराना, वो है असम राइफल्स, जिसे नॉर्थ ईस्ट की सन ऑफ सॉइल भी कहा जाता है। दरअसल असम राइफल्स का गठन या फिर असम राइफल्स को बनाया गया 1835 में और इसके पीछे का मकसद था खास तौर पर नॉर्थ ईस्ट के रीजन्स को या फिर असम पुलिस के तौर पर काम करना। इसको लंबे समय तक असम पुलिस के नाम से भी जाना जाता था, लेकिन जब भारत आजाद हुआ तब जाकर इसका नाम असम राइफल्स पड़ा। असम पुलिस को कई बड़ी जंगों में या फिर आप कह सकते हैं कि वर्ल्ड वॉर 1 हो, यूरोपियन क्राइसिस हो, वर्ल्ड वॉर 2 हो, कई जगह पर इस्तेमाल किया गया। और खास तौर पे जब अंग्रेज भारत में थे तब बर्मा बॉर्डर था जिसको हम म्यांमार के नाम से जानते हैं, उस दौरान भी इस्तेमाल किया गया था। लेकिन आज असम राइफल्स भारत की सबसे पुरानी, सबसे प्रोमिनेंट पैरामिलिट्री फोर्सेज में से एक है जो MHA यानी होम मिनिस्ट्री के अंडर आती है और इसके अंदर करीबन 40 से ज्यादा बटालियंस है जिसमें 63,000 से ज्यादा सैनिक है। हालांकि असम राइफल्स के अंदर
मूलभूत सबसे ज़्यादा या फिर मूलभूत जो सैनिक हैं वो इंडियन आर्मी से डेपुटेशंस पे आते हैं और इनका मकसद होता है बॉर्डर गार्डिंग करना या फिर आप लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना। और इनको जो मूल रूप से वो नॉर्थ ईस्ट की स्टेट्स में ही रखा गया है और ख़ासतौर पे भारत और म्यांमार के बॉर्डर पर जो करीबन 1600 किलोमीटर से ज़्यादा के हैं उन पर इनको डिप्लॉय किया गया है। और इनके जो की एरिया या फिर की स्टेट्स हैं वो मिजोरम है, मणिपुर है, आपका त्रिपुरा है या फिर आप कह सकते हैं कि नागालैंड है, असम है। ये कुछ स्टेट हैं जहां पर लगातार इनको डिप्लॉय किया गया है और इसका हेडक्वार्टर है शिलोंग के अंदर। असम राइफल्स का इतिहास बहुत लंबा और बहुत ज़्यादा ग्लोरीफाई रहा है या फिर गौरवान्वित रहा है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण यह है कि अब जब भारत और म्यांमार के बीच में लगातार जो चीज़ें चल रही हैं उस समय भी ना सिर्फ असम राइफल्स कई एरियाज को लगातार गार्ड कर रही है बल्कि वहां पर भारत के आर्थिक रूप से हो रहे विकास को भी मॉनिटर कर रही है। ऑपरेशन सनराइज। वैसे तो भारत ने कई बड़े ऑपरेशन पिछले 5 से 10 साल में किए, लेकिन एक ऑपरेशन जिसके बारे में ज्यादातर बातें नहीं हुई या जिसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है वो है ऑपरेशन सनराइज। दरअसल वैसे तो जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुई थी उस समय भी ऑपरेशन सनराइज का नाम दिया गया था जर्मन्स की तरफ से और कई दूसरी कंट्रीज के, लेकिन भारत के संदर्भ में जब ऑपरेशन सनराइज की बात आती है तो ये जानना जरूरी है कि आखिरकार ये ऑपरेशन सनराइज था क्या। 2019 में करीबन 3 हफ्ते से ज्यादा का एक ऑपरेशन चला और इस ऑपरेशन का जो मेन एरिया था वो था इंडो म्यांमार बॉर्डर। सर्जिकल स्ट्राइक 1 का जो एम था वो था जो लगातार अरक्कन आर्मी या NSCN खापलान जो ग्रुप्स थे वो भारत के अंदर इन्फिल्ट्रेट करने की कोशिश कर रहे थे और लगातार हमारे आर्मी के सोल्जर्स को टारगेट कर रहे थे। सर्जिकल स्ट्राइक के बाद दोबारा से नॉर्थ ईस्ट में एक बड़ा ऑपरेशन चला जिसको नाम दिया गया ऑपरेशन सनराइज। 2019 में ये लगातार इनपुट मिल रहे थे कि कई अरक्कन आर्मीज के जो मिलिटेंट्स हैं वो भारत के ना सिर्फ एरिया के अंदर घुसपैठ कर बड़े आतंकी हमलों को अंजाम दे सकते हैं बल्कि भारत के आर्थिक प्रोजेक्ट को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं, जिसका एक नाम था काला धान प्रोजेक्ट। इसके बाद इंडियन आर्मी और म्यांमार आर्मी ने जॉइंट ऑपरेशन किए जिसमें ना सिर्फ इंडियन आर्मी बल्कि असम राइफल्स को भी इंक्लूड किया गया। 3 हफ्ते तक ये ऑपरेशन चला और इसमें अरक्कन आर्मी के कई मिलिटेंट्स को ना सिर्फ मारा गया बल्कि उनके कैंप्स को भी डिस्ट्रॉय किया गया, वहां से पीछे धकेल दिया गया। और यह ऑपरेशन इसलिए जरूरी था क्योंकि भारत का सबसे महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट जिसको लुक ईस्ट पॉलिसी के या एक्ट ईस्ट पॉलिसी के तौर पर देखा जा रहा था, काला धान प्रोजेक्ट, उसको बचाना था, उसको सेफगार्ड करना था। ऑपरेशन सनराइज इतना सक्सेसफुल हुआ कि इंडियन आर्मी ने और म्यांमार आर्मी ने पिछले कई सालों में कई ऑपरेशन सनराइज चलाए जिसमें ऑपरेशन सनराइज 1, 2, 3 और अब 4 भी किया जा चुका है। और इसका मकसद साफ है कि अरक्कन आर्मी हो, NSCN खापलान हो या दूसरे मिलिटेंट ग्रुप्स हो जो लगातार नॉर्थ ईस्ट की स्टेट्स को बर्बाद या फिर उसमें घुसपैठ करने की कोशिश करते हैं, उनको बर्बाद किया जा सके। देखते रहिए TV9 भारतवर्ष का डिजिटल प्लेटफॉर्म। हम आपको इसी तरीके से नए नए शौर्य गाथाओं के बारे में बताते रहेंगे।